हेलो दोस्तों, नमस्कार। चारोल हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है उत्क्षिप्त वर्ण। पहला है ड, दूसरा है ढ। इन दोनों के नीचे नुक्ता लगने से दो महत्वपूर्ण व्यंजनों का निर्माण हुआ और ये दोनों ही ट वर्ग के सदस्य हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण। इन दोनों में से ड और ढ दो वर्ण लिया गया और इसके नीचे नुक्ता लगने से ये दो नए वर्ण बन गए हैं। भर्ती परीक्षाओं में इनके संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है। वाक्य शुद्धि हो या फिर शब्द शुद्धि हो, इनमें से ज़रूर प्रश्न बनता है। तो आज हम चलते हैं, इस पूरे मसले को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं प्रकरण की ओर। सबसे पहले इसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं, फिर उसके नियमों की बात करेंगे। इनमें से ड और ढ के नीचे नुक्ता लगने से दो नए व्यंजनों का निर्माण हो जाता है और वो है कौन कौन से? ड और ढ। ड और ढ, ये दो वर्ण, इसका नया निर्माण हो जाता है। उसके बाद समझते हैं ड और ढ को चार नामों से जाना जाता है। इस ड और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन है, इनके कितने नाम हैं? चार। देखते हैं वो चारों नाम कौन कौन से हैं। परीक्षाओं में अक्सर इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला है उत्क्षिप्त व्यंजन। इसी को कहते हैं द्विगुणित व्यंजन। उसके बाद इसका तीसरा नाम है ताड़नजात व्यंजन। और अंत में इसको कहेंगे द्विस्पष्ट व्यंजन। तो इन दो वर्णों को चार नामों से जाना जाता है: उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुणित व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन और द्विस्पृष्ट व्यंजन। अब हम चलते हैं आगे की ओर। अगला है ड व ढ उत्क्षिप्त और ताड़नजात वर्ण कहलाते हैं। पहली लाइन बिल्कुल सही है, बिल्कुल कहलाते हैं, ये लाइन बिल्कुल सही है। फिर इसको क्या कहते हैं? ड को क्या कहते हैं? वत्स्य, अल्पप्राण और सगोष। इन तीन को ध्यान रखना है कि ड क्या है? वत्स्य, अल्पप्राण और क्या है? सगोष। पहले नंबर आएगा ड, उसको कहते हैं वत्स्य, अल्पप्राण और सगोष। उसके बाद क्या है? ढ, इसको क्या कहेंगे? मूर्धन्य, महाप्राण और सगोष। मूर्धन्य, महाप्राण, सगोष। तो जहन में बिठाएंगे, पहले नंबर वाला अल्पप्राण, दूसरे नंबर वाला महाप्राण, दोनों ही क्या है? सगोष। पहले वाला वत्स्य है, दूसरा वाला है मूर्धन्य। अब तीसरी पंक्ति क्या है? ड व ढ का प्रयोग तत्सम शब्दों में नहीं होता। इस बात का ध्यान रखेंगे कि इनका प्रयोग कभी भी तत्सम शब्दों में नहीं होता। अब हम चलते हैं अगले शब्दों पर। ड और ढ का प्रयोग कहाँ होता है? तद्भव शब्दों में। कहाँ होता है? तद्भव शब्दों में। ड व ढ का प्रयोग हमेशा किस शब्दों में देखने को मिलेगा? तद्भव शब्दों में। ये तो सामान्य पहचान थी, ये तो इस टॉपिक की सामान्य पहचान थी। अब कुछ महत्वपूर्ण बात और भी जान लेते हैं। वो क्या है कि इसका उच्चारण जिह्वा का अग्रभाग यानी वत्स भाग से अथवा कठोर तालु से टकराकर जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी ध्वनि को क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त ध्वनि। उत्क्षिप्त का हिंदी अर्थ होता है ऊपर फेंकना। उत्क्षिप्त का हिंदी अर्थ होता है ऊपर फेंकना। फिर क्या है कि व्यंजन और ताड़नजात व्यंजन। ताड़नजात का हिंदी अर्थ होता है ताड़ने से जात मतलब उत्पन्न। ताड़ने से जो उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? ताड़नजात। तो इन वर्णों को क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन। अब हम चलते हैं इसके कुछ विशेष बात।
ड व ढ की व्युत्पत्ति का समय 11वीं शताब्दी माना जाता है। ये महत्वपूर्ण है। कौन सी शताब्दी माना जाता है? 11वीं शताब्दी। इनसे पहले जिन शब्दों का निर्माण हुआ उसके नीचे ड और ढ के नीचे नुक्ता नहीं लगता था। ड और ढ के नीचे नुक्ता नहीं लगता था। और 11वीं शताब्दी के बाद जिन शब्दों का निर्माण हुआ उसके नीचे नुक्ता लगना शुरू हुआ। किन किन शब्दों के नीचे नुक्ता लगेगा और इन वर्णों का निर्माण हुआ वो हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चलो देखते हैं 11वीं शताब्दी से पहले चले आ रहे कौन कौन से शब्द थे जिसके नीचे ये नुक्ता नहीं लगेगा। वो है गरुड़। ये देखो ये गरुड़। अब इसको हम गरुड़ लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। जडमती। अगला क्या है? जडमती। क्या है? जडमती। और शुद्ध रूप ही यही है। उसके बाद प्रौढ़। प्रौढ़ के नीचे नुक्ता नहीं आता। प्रौढ़ के नीचे नुक्ता नहीं आता। आदि इसी रूप में शुद्ध है। आदि इसी रूप में शुद्ध है। आप इन शब्दों को गरुड़, जड़मती और प्रौढ़ लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे? अशुद्ध। क्या हो जाएंगे? अशुद्ध। तो एक विशेष बात का ध्यान रखेंगे भाई, 11वीं शताब्दी के पहले जो शब्दों का निर्माण हो गया था उनके नीचे बिंदी नहीं आती है और उसके बाद वाले शब्दों के नीचे ये बिंदी आना शुरू हुई। अब हम देखते हैं भाई कि उत्सिप्त वर्ण दोनों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, वो भी समझ लेते हैं। ड व ड वर्ण से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ये इम्पोर्टेंट है। अभी परीक्षा में आया था शब्द शुद्धि के अंतर्गत कि ड व ड वर्ण से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। इस बात का ध्यान रखेंगे। किसी भी वर्ण की शुरुआत नहीं होती। इस नई पर ध्यान रखेंगे। इस नई पर ध्यान रखेंगे। ये व्यंजन बीच में या फिर अंत में आ सकते हैं। कहाँ आ सकते हैं? बीच में आ सकते हैं और अंत में आ सकते हैं। किसी भी शब्द के शुरुआत में कभी भी ये दो वर्ण देखने को नहीं मिलेंगे। यदि देखने को मिल जाए तो वो शब्द हमेशा कैसा होगा? अशुद्ध। वो शब्द कैसा होगा? अशुद्ध। तो हम देखते हैं भी इन वर्णों का कहाँ कहाँ शुद्ध प्रयोग हो रखा है वो देखते हैं। जैसे सड़क, जैसे सड़क, पढ़ना, बुढ़ापा, खिड़की, पहाड़ी, अलीगढ़। क्या है? अलीगढ़ और सीढ़ी। इन सभी शब्दों के बीच में और अंत में ये ड आ रखा है, कहीं ड आ रखा है, तो ये बिल्कुल क्या है? शुद्ध है। ये बिल्कुल क्या है? शुद्ध। अब हम गलत नुक्ता लगा देंगे फिर क्या हो जाएंगे? अशुद्ध। वो भी शब्द देख लेते हैं। जिस प्रकार से ढेर अभी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा था शब्द शुद्धि के अंतर्गत, ये ढेर और विकल्प में यही था और यही अशुद्ध है। यही अशुद्ध है। ढेर ये अशुद्ध क्योंकि शुरुआत में कभी भी ड का प्रयोग नहीं होता है। ढोलक, ढोल, डमरू, ढक्कन, डाबा दिखने में सभी शुद्ध लग रहे हैं परंतु नियम के मुताबिक ये सभी क्या है? अशुद्ध शब्द है। क्या है? अशुद्ध शब्द है। तो एक महत्वपूर्ण बात रखनी है भाई, किसी भी शब्द के शुरुआत में ये देखने को कभी भी मिल जाए तो वो शब्द हमेशा कैसा होगा? अशुद्ध। वो शब्द कैसा होगा? अशुद्ध। तो आज इन शब्दों के संबंधित महत्वपूर्ण बात की ड और ड। एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि इनका विशेष ध्यान क्या रखना है कि भाई तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद तद्भव शब्दों में ये देखने को मिल सकते हैं। फिर किसी शब्द के आरंभ में कभी नहीं आते, बीच में या अंत में आ सकते हैं। ड अल्प प्राण है, ढ महाप्राण है, ड वत्स्य है, ड मूर्धन्य है और दोनों ही क्या है? सगोश है। दोनों ही क्या है? सगोश। और इन वर्णों को कितने नामों से जाना जाता है? 4 नामों से। सबसे पहला कौन सा है? उत्सिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन, वत्स्य व्यंजन और एक नाम कौन सा बच गया? द्विस्पृष्ट
व्यंजन। तो आशा करते हैं कि आज का ये प्रकरण आपको समझ में आया होगा। इसी के संबंधित भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। बने रहिए चारोल हिंदी एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।